हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सीयूईटी के लिए जो है इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो एक तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपको मान लो कि ये भाई एक कोई पेड़ काटना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि इस पेड़ को काटने के लिए जो इसमें कुल्हाड़ी लगने वाला है वो किस तरीके का है भाई, किस तरीके से काटा जाए। ठीक है, किस तरीके से जो है वो पेड़ का क्या कंडीशन है। ठीक है, तो वो सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और वो आपको प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यूज हैं, तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज दोनों तरीके से यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। और जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं चैप्टर वाइज, अभी तो मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं चैप्टर वाइज भी डिस्कस करूंगा एमसीक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस साल के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या है, अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम, मतलब ये क्या है, एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम से है। ठीक है, कहां से, कौन से चैप्टर से? एक बात तो पता ही होगा आप लोगों को कि इस साल जो है वो चेंजेस हुआ है, थोड़ा सा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ही आ रहा है। इंडियन इको जो है वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है इस साल। ठीक है, तो पूरा फोकस रहेगा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस तरीके से पढ़ा जाए, उसके कॉन्सेप्ट भी बीच बीच में देखते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पर, तो आप लोग एक एक कर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला गया, अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, कि अगर प्राइस जो है डोमेस्टिक करेंसी का वो बढ़ जा रहा है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तब क्या होगा। देखो, दो तरीके का फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा एप्रिसिएशन, एक होता है हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है, एप्रिसिएशन और एक दूसरा क्या होगा हमारा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि $1 का मतलब, एक डॉलर जो है अभी 50 रुपया जो है $1 पर मिल रहा है। ठीक है, अगर मान लो आपका करेंसी एप्रिसिएट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो है वो बढ़ गया है। प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब कि हमारी करेंसी जो है उनकी वैल्यू एक तरीके से बढ़ते हुए देखी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, $1 के मुकाबले 40 रुपया हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप पहले कोई एक सामान खरीदे थे, मान लो कि एक टॉय जो था, ये मान लो टॉय है। ठीक है, इस टॉय को खरीदने के लिए पहले आप 50 रुपया दे रहे थे क्योंकि ये $1 का टॉय था। ठीक है, अब आपको कितना देना पड़ रहा है, 40 रुपया। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो है वो बढ़ गया, किसके रेस्पेक्ट में, फॉरेन करेंसी के, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस। ठीक है, तो याद रखना है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, $1 50 रुपया में। ठीक है, मतलब $1 50 रुपए में एक्सचेंज हो रहा था, अब $1 60 रुपया में हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे देश का जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका जो प्राइस है वो आपको एक तरीके से क्या देखने को मिलेगा, व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, यहाँ पर प्राइस जो है वो नहीं बढ़ा। ठीक है, प्राइस कम हुआ है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको अब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है कि नहीं? तो एक तरीके से हमारी करेंसी की जो प्राइस है, कीमत है, वो कम हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो है ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम में होता है। ठीक है, याद रखना है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। दूसरा एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम होता है एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। उसमें क्या होता है, रिवैल्यूएशन होता है और डिवैल्यूएशन होता है। तो दोनों अंतर याद रखना है आप लोग। रिवैल्यूएशन कब होता है, डिवैल्यूएशन कब होता है। ठीक है, तो ये जो डिवैल्यूएशन और फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम में, इसमें आरबीआई जो है या फिर गवर्नमेंट जो होती है वो एक तरीके से रेट्स को चेंज करते रहती है, ऊपर नीचे करते रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, बोला कि अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी का जो वैल्यू होगा वो एप्रिसिएट करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखना है। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन आप पहले ही कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसका पार्ट है भाई, एक तरीके से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम का। ठीक है, चलिए, आई होप सो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया भाई, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग बोला गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर
लिस्ट दिया गया है, पहला लिस्ट और दूसरा लिस्ट। उसमें पहला लिस्ट में पेक्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम बोला गया है, किससे रिलेटेड है भाई, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम किससे रिलेटेड है भाई, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है भाई। और एक तरीके से थर्ड एलिमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे रिलेटेड है, कोई बताएगा। तो डी का जो होगा 4 होगा। डी का एक देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक होता है करेंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट एक होता है करेंट अकाउंट, ठीक है, एक होता है करेंट अकाउंट और तीसरा होता है आपका एरर एंड ओमिशन अकाउंट, ठीक है। एरर एंड ओमिशन अकाउंट जो होता है, क्या होता है, एरर एंड ओमिशन अकाउंट। तो ये तीनों जो है अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो मेंटेन करके सरकार चलती है। तो इसका मतलब डी का 4 हो गया, तो डी का 4 यहाँ भी है, डी का 4 यहाँ भी है, डी का 4 यहाँ नहीं है, तो फिर ये दोनों काट दो, मतलब इन दोनों में ही कोई ना कोई आंसर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम किससे रिलेटेड है भाई, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम हमारा डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं इसको, है कि नहीं, क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। तो क्या हो गया, बी का 3 हो गया, तो बी का हमारा 3 हो गया, तो इसका मतलब ये भी बी का यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये कट गया, ऑप्शन यही होगा। अगर आपको पूरा देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए का 2 होगा। ए का 2 क्यों, पेक्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम किसको बोलते हैं हम लोग भाई, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम को बोलते हैं, क्योंकि फिक्स रहता है इसमें, ठीक है। ये पेक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में डॉलर को पेक किया जाता था और फिक्स कर दिया जाता था डॉलर के हिसाब से आपकी करेंसी की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो सेटअप हुआ था। इसी से गोल्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम, गोल्ड के हिसाब से एक्सचेंज रेट किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में बताया गया था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या बनता है, बी बनता है। वैसे आपको एक या दो भी पता हो तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं। आईएमएफ पता है आपको, आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, क्या होता है भाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, मॉनेटरी फंड। और वर्ल्ड बैंक आप जानते हैं कि हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का एक तरीके से बैंक है जो कि सबको फंड प्रोवाइड करता है। सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया, अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस। कंपटीशन एक्ट कब आया था भाई, फेरा और फेमा एक्ट दोनों फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, ठीक है। एमआरटीपी जो होता है वो कब, मतलब सीक्वेंस ऑर्डर में हम लोग को एक तरीके से सजा के चलना है। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले एमआरटीपी आया था, ठीक है। एमआरटीपी याद रखिएगा सबसे पुराना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सी मतलब फेरा आया था, ठीक है, फेरा आया था। उसके बाद फिर पहला स्थान पर ये, दूसरा स्थान पर ये, तीसरे स्थान पर फेरा को बदलकर फेमा में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, फेरा और फेमा। उसके बाद फेमा आया और फोर्थ हमारा क्या है, कंपटीशन, क्या है भाई, कंपटीशन एक्ट आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे, कंपटीशन एक्ट, फेरा के बाद फेमा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, पहले आ गया आपका मतलब डी है पहला, है कि नहीं, तो डी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट होगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन देयर इज एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स, आप समझो, दिमाग लगाओ, क्यों, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स सच में अगर सही से पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये सब सारी चीजें आपके जीवन से जुड़ी रहेंगी जब तक आप एक तरीके से फील्ड में काम करते रहोगे, ठीक है। तो व्हेन देयर इज एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स, मान लो कि सेल्स में अचानक से बढ़ोतरी हो गई, सेल्स अचानक से बढ़ गया, कोई भी कंपनी का मान लो सेल्स बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गया, तो उससे क्या होगा भाई, एग्रीगेट डिमांड टू डिक्लाइन, नहीं, ये डिमांड तो बढ़ेगा ना, ये डिक्लाइन तो होगा नहीं, ठीक है। इसका डिमांड बढ़ा है तभी तो सेल्स जो है वो बढ़ा है कि नहीं, सेल्स राइज किया है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से, किस तरीके से, अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड से आप समझ जाइएगा कि ये क्या, किसके बारे में, अनप्लान्ड के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ भी अनप्लान्ड है, यहाँ भी अनप्लान्ड है। तो अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन या अनप्लान्ड, देखो अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन नहीं होगा, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाता है क्या, नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, इकट्ठा नहीं हो रहा, आपकी इन्वेंट्री में कमी आ गई, आपकी इन्वेंट्री में डिक्यूमुलेशन आ गया, कमी आ गया, है कि नहीं। तो हमारा क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड राइज की वजह से आपकी जो इन्वेंट्री है वो एक तरीके से खाली हो जाएगी। जो आपका गोडाउन है, ये मान लो गोडाउन है, वो एक तरीके से आपको खाली देखने को मिलेगा। तो याद रखना है इंपॉर्टेंट, अनएक्सपेक्टेड राइज, अगर अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन होगा तो उसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन। अगर यहाँ पर इसको दूसरा बोले कि अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन, अगर मान लो यहाँ पर क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन होगा, तो आपको कौन सा आंसर देखने को मिलेगा, आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड राइज है तो इसीलिए डी क्यूमुलेशन हो रहा है,
ठीक है, तो आई होप सो चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था। आप लोग थोड़ा सा दिमाग भी लगाइएगा तो इसमें आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कैसे, ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, फेस्टिवल का मान लो कि दिवाली का सीजन है, ठीक है, दिवाली का सीजन है, तो द करेंसी डिपॉजिट रेशियो, उस वक्त जो होगा करेंसी जो डिपॉजिट होगा बैंक में जो डिपॉजिट रेशियो होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि दिवाली का समय है तो जो पीपल है, जो लोग हैं, वो क्या करेंगे भाई, स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? स्पेंड्स ज्यादा करते हैं और एक तरीके से सेव कम करते हैं। वहां पर सेविंग जो होती है नहीं होती है। इसका मतलब जो खर्चा करेंगे, सेव नहीं करेंगे, तो वो एक तरीके से बैंक में जाकर डिपॉजिट भी नहीं करेंगे। तो क्या होगा, एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, डिपॉजिट, करेंसी डिपॉजिट जो रेशियो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज की डिक्रीज ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन द करंट जो करेंसी जो डिपॉजिट रेशियो है वो क्या देखने को मिलेगा, आपको डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, जो करेंसी डिपॉजिट रेशियो डिक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। आई होप सो ये भी समझना आपको चाहिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट सेवेंथ में आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम हो रहा है। सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम में आप जान रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम में बहुत तीन मॉडल होते हैं। एक तो टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल होता है कि नहीं। टू सेक्टर मॉडल होता है, उसमें क्या होता है भाई, वहां पर एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है, सी प्लस आई निकलता है। क्या होता है, सी का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड के द्वारा किया जा रहा है खर्चा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि बिजनेस के द्वारा किया जा रहा है। तो इन दोनों की वजह से जो है वो एक तरीके से एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में होता है। ठीक है, और दूसरा होता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, है कि नहीं, थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। तो यहाँ बात किया गया आपको अगर देखा जाए तो टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के बारे में। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के बारे में अगर आप मैं बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। आप लोग कुछ नहीं, कान में लगाकर आराम से बैठ के कहीं भी जा रहे हैं तब भी सुनते रहिए, मजा आता रहेगा। ठीक है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में सी प्लस आई प्लस जी। जी का मतलब क्या होगा, सी और आई तो आपको पता ही हो गया। जी का मतलब आ गया सरकार भी खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर होती है, सरकार जो खर्चा करती है, वो जुड़ जाता है। और अगर बात किया जाए फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में, फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल की बात की जाए अगर फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के बारे में, तो वहां पर क्या आता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस आपको क्या देखने को मिलेगा, इंपोर्ट। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम इन द टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में बताइए कि क्या होता है भाई। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में बताइए क्या होता है। ठीक है, तो अगर पीछे वाला क्वेश्चन छूटा है क्या एक, नहीं, ठीक है, 5 के बाद 6, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में, तो टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में कौन कौन आते हैं भाई, हाउस होल्ड रिसीव द factor service from the firms, household invest while firm saves, firm produce goods and service, household supplies factor of service to the government। तो गवर्नमेंट वाला चीज तो आएगा नहीं, है कि नहीं। हाउस होल्ड रिसीव करता है फैक्टर सर्विस, रिसीव करता है फैक्टर सर्विस। हाउस होल्ड इन्वेस्ट, वाइल द हाउस होल्ड इन्वेस्ट करेगा नहीं करेगा, कौन इन्वेस्ट करेगा, एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो ये भी गलत हो गया। फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। रिसीव अ फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस रिसीव ये नहीं करता है, तो यहाँ फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट के बारे में कि करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या है भाई। यहाँ पर तो फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस उसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट को सही बताइए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अगर आपने देखा होगा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से ये चैप्टर है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने कॉन्सेप्ट भी बहुत बार डिस्कस करा है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के समय में भी, तो आपको समझ के चलना होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का सेट बताइए। तो यहाँ बोला गया पहला एक्स एंटे सेविंग रिप्रेजेंट व्हाट एक्चुअली प्लान टू बी सेव्ड। देखो, एक होता है एक्स एंटे, एक होता है एक्स पोस्ट, किसी के बाद भी लग सकता है, सेविंग हो सकता है, इनकम हो सकता है। ठीक है,
इनकम हो सकता है, वो सब सारी चीजें। अब यहाँ देखो एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, दो चीज याद करना है। एक है कि आप जो सोच रहे हो कि हम भाई हम इतना खर्चा करेंगे मान लो, तो एक्स एंटे सेविंग हो गया या फिर एक्स एंटे एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। आप जो सोचते हो यहाँ पर क्या सोचते हो, जो सोचते हो आप एक्चुअल में खर्च नहीं कर रहे हो। इसमें एक्स पोस्ट में एक्चुअली जो आप खर्च किए हो या फिर खर्च आपने करा है, ठीक है, एक्चुअली जो खर्च किया गया है, ठीक है, जो खर्च किया गया है, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आपको पता रह जाए। तो एक्स एंटे और एक्स पोस्ट का मतलब यह था। एक्स एंटे सेविंग, हाँ ठीक है, कि एक्चुअली प्लान्ड क्या था कि हम कितना पैसा बचाना चाह रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट राइट है। मतलब हमारा ये दोनों तो स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब इन दोनों में से ही कोई होगा। तो आपको फटाफट इसमें ये भी पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। उसके बाद दूसरा एक्स पोस्ट सेविंग रिप्रेजेंट व्हाट एक्चुअली प्लान टू सेव, नहीं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें व्हाट एक्चुअली सेव्ड ये होगा। अगर व्हाट एक्चुअली सेव्ड आ जाता, ठीक है, प्लान्ड वाला हटा जाता, तो हम लोग यहाँ पर एक्स पोस्ट सेविंग बोलते हैं, लेकिन इसलिए गलत है। एक्स पोस्ट सेविंग डिपिक्ट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड, हाँ ये वाला हमारा राइट होगा, मतलब ए और सी राइट होगा। एक्स एंटे ये एक्चुअली सेव्ड ये भी नहीं होगा, तो मतलब हमारा क्या होगा, ए और सी होगा, वो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है, सही उत्तर। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन देखो भाई। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नाइन्थ क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या है, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग के 2 या 3 क्वेश्चन जरूर रहेंगे भाई, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देख के चलना है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट को बोलते हैं, है कि नहीं। तो ए का 3 मिल गया हमारा। ए का 3 कहाँ है भाई? ए का 3 हमारा यहाँ, ए का 1 यहाँ पर है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, मतलब इन दोनों में से कोई राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलता होगा। क्योंकि बजट शब्द का इस्तेमाल ना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। बजट शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट को बोलते हैं, पहला हो गया। तो ए का 3rd मिल गया, ठीक है, ए का 3rd मिल गया। अब यहाँ पर देखते हैं बी का क्या होगा। बी का क्या बोला गया? कैपिटल रिसीट। तो बी का बोला कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होता है भाई? क्या होता है? क्रिएट लाइबिलिटी एंड रिड्यूस द फाइनेंशियल एसेट। तो कैपिटल रिसीट होता है, रेवेन्यू रिसीट होता है। अगर आपने रिसीट बजट का चैप्टर पढ़ा होगा, तो रिसीट्स 2 तरीके का होता है, मतलब जो सरकार का इनकम होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है कैपिटल रिसीट, एक होता है रेवेन्यू रिसीट। एक होता है क्या? कैपिटल रिसीट। मैं पूरा रिवीजन भी कराऊंगा, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। तो कैपिटल रिसीट में क्या होता है भाई? जहां पर पैसा जो होता है सरकार बोरो करके ला रही है, या फिर सरकार जो है उसने क्या करा, अपनी सरकारी कंपनी का शेयर जो है बेचकर पैसा ला रही है, मतलब उससे सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। लाइबिलिटी मतलब सरकार को वो पैसा चुकाना है, क्यों? क्योंकि उसने बोरो करा है बाहर से। रेवेन्यू रिसीट में टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा आ जाता है, टैक्स और नॉन टैक्स, कि जितना भी टैक्स वगैरह पैसा इकट्ठा हुआ, जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, नॉन टैक्स का पैसा हो गया, फाइन्स वगैरह हो गया। मैंने जीएसटी वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ा रखा है, लेकिन शॉर्ट में एक बार फिर से बताऊंगा मैं 10-15 मिनट में, ताकि आपको थोड़ी सी पता भी हो जाए फटाफट, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे आते हैं, तो हमारा क्या हो गया? बी का 1 होगा। तो बी का 1 हो गया, तो बी का यहाँ 4 बोला है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट हमारा यही राइट है, इसके आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कैपिटल पेमेंट क्या होता है भाई? तो कैपिटल पेमेंट क्या कर रहा है? क्रिएट द फाइनेंशियल एसेट एंड रिड्यूस द लायबिलिटी, ये भी कर रहा है कैपिटल पेमेंट। डी मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट जब बड़ा हो जाता है, मान लो कि आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो, तो मतलब आपकी जो ट्रेड है वो सरप्लस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सही आंसर कौन होगा हमारा? बी ऑप्शन राइट होगा। सी का 4 हो जाएगा, और डी का जो डी का हो जाएगा वो आपको 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बातें 10वें क्वेश्चन पर, 10th क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या बोला है? चूज द इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेट द इंडियाज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। देखो इंडिया का नेशनल इनकम आप जान रहे हैं कि नेशनल इनकम कैसे काउंट होता है हमारे देश में? जीडीपी के थ्रू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन पर कैपिटा इनकम भी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है पर कैपिटा इनकम भाई? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, कि जितने भी टोटल जितना टोटल इनकम हुआ है देश का, उसका टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसने एस्टिमेट करा था सबसे पहली बार? तो दादा भाई नौरोजी ने करा था, विलियम डिगबई ने बोला था, फिंडले साइरस ने बोला था, वीके आरवी राव ने बोला था, और आरसी देसाई। एनसीईआरटी का सिंपल सा ये जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा।
थोड़ा सा अगर जो आईसी वाले बच्चे हैं वो अगर आप लोग देखना चाहिएगा तो थोड़ा सा एनसीईआरटी अगर आप लोगों के पास उपलब्ध होगा तो उससे देख लीजिएगा, वरना मैं तो यहाँ पर पढ़ाई दूंगा, ठीक है, तो उसको जरूर देख के चलिएगा। आते हैं 11th क्वेश्चन पर जो कि इंपॉर्टेंट है। तो 11th में क्या, व्हाट इज द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ द एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। जो ग्रोथ हमारा था रियल आउटपुट का वो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में किस तरीके का था, तो वो आप बता सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा कि कंट्रीज ग्रोथ एग्रीगेट इज लेस देन द 2% एंड कपल्ड मर्ज, नहीं ये वाला नहीं था, देखो ये वाला है ना, इज वाज लेस देन द, लेकिन यहाँ पर क्या था, कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज लेस देन 2% कपल्ड विथ अ मर्ज हाफ, यहाँ 1% है ना, तो 1% ग्रोथ नहीं था, कितना, 0.5% ग्रोथ पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो रियल आउटपुट था वो 2% से कम था और 0.5% ग्रोथ रेट था हमारा एक तरीके से पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो कि जिसको आता होगा वो करेगा, जिसको आता होगा नहीं आता होगा तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर जो कि आपका परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट टाइप में क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं हम लोग क्या है इसका, कि क्या है, डैश इज द मार्केट वेयर इज द इकोनॉमिक एजेंट कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर इंडोमेंट विद ईच अदर। कहां पर कौन सा मार्केट होता है, कौन सी इकोनॉमी होती है जहां पर इकोनॉमिक एजेंट जो होता है वो फ्रीली जो होता है वो एक तरीके से एक्सचेंज कर सकता है अपने गुड्स एंड सर्विस को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस को, जहां पर सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो एक तरीके से कम देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, वो कहां मिलेगा आपको, मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। अगर देखा जाए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है भाई, वहां पर गवर्नमेंट की कंट्रोल होती है, वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सेंट्रल जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका चाइना हो गया, रसिया हो गया, वहां पर ज्यादा कंट्रोल आपको क्या कौन देखने को मिलता है, कौन कौन करके चलता है, एक तरीके से सरकार। मार्केट इकोनॉमी ज्यादातर यूएसए वगैरह में है, ठीक है, यूएसए है, ठीक है, जहां पर सरकार बहुत कम हस्तक्षेप करती है। हमारे देश में कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे देश में कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पर जो प्राइवेट और जो पब्लिक है वो दोनों साथ में मिलकर काम करती है, मतलब सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर है साथ में मिलकर आगे बढ़ती है। तो आई होप सो आप लोगों को थोड़ा सा पता चल गया होगा कि इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का पूछा जा रहा है। तो इसी तरीके से चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, और साथ ही साथ जो होगा आने वाले समय में बीएसटी का भी जो है अभी डिस्कस किया जाएगा। हर रोज मैं कोशिश करूंगा कि एक ना एक वीडियो जो है वो एक तरीके से आए, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा।